नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक काफी अंतराल पे। थोड़ा समय की समस्या है, समय का अभाव है, इसीलिए लगातार वीडियो क्रम से नहीं डाल पाता हूं। लेकिन फिर भी कुछ खास ऐसा होता है जो आपके काम आ जाए और आप उससे कुछ सीख पाए, तो मैं जरूर प्रयत्न करता हूं कि उस वीडियो को लेकर आपके समक्ष में आऊं। कुछ खास चीजें जब होती है तो मन मानता नहीं और ऐसा लगता है कि आपको बता देना चाहिए, ताकि आपको भी जिंदगी में इन समस्याओं का सामना न करना पड़े। शुरू से ही हम इसका उपाय यदि कर लें तो हमको कहीं ना कहीं उसका लाभ हो जाए। तो उसी क्रम में एक जन्म कुंडली को लेकर आपके समक्ष में आया हूं और इस कुंडली में कुछ समस्या है। देखिए, ग्रहों का बलाबल जीवन में होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ग्रह यदि आपकी कुंडली में बलवान नहीं है, कई बार प्रथम दृष्टिया ऐसा लगता है कि ग्रह तो बहुत अच्छे भाव में बैठा है, इसका फल तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन सिर्फ उस भाव को मत देखिए, ग्रह के बल को भी देखिए, षड बल को देखिए, यानी कि 6 प्रकार के जो बल हैं उन बलों को। सब अपने वीडियो में पहले मैं इस विषय में काफी चर्चा किया हूं कि षड बल कैसे होता है, भाव बल कैसे देखते हैं। तो इन चीजों को भी आपको देखना पड़ना कि भाव कितना मजबूत है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल से कि आपके कुंडली में आपका जो 11th हाउस है, वहां कोई ग्रह अपने भाव में बैठा है, लेकिन यदि षडबल में वो भाव कहीं कमजोर हो गया तो चाहे वो कितना भी बलवान हो के बैठा हो, आपको जो लाभ के जो आपका लाभ आना है जीवन में जितना, उतना नहीं आएगा। तो ग्रह के, जैसे कि मैं जब कुंडली मिलान करता हूं किसी का, तो उसमें मैं सप्तम भाव का बल भी देखता हूं और सप्तमेश का बल भी देखता हूं। मैं देखता हूं कि षडबल में सप्तम पति के पास कितना बल है और सप्तम भाव के पास भी कितना बल है, तभी मैं आगे बढ़ता हूं। इन चीजों को मैं ध्यान में जरूर देता हूं। तो ग्रहों की स्थिति को तो देखिए, साथ में उनके षडबल और भावबल को देखिए, उन पे किन किन पाप ग्रहों की दृष्टि है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तब जाकर के आप उचित निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि इस जातक या जातिका के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं एक और चीज पे विचार करता हूं और मैंने इसको व्यक्तिगत अनुभव किया है। क्या? मैं जो वैदिक ज्योतिष के साथ साथ मैं अंक ज्योतिष को भी देखता हूं कि उस व्यक्ति का कहीं नाम उसके जन्म के हिसाब से गलत तो नहीं है। मान लीजिए किसी का जन्म की जो तारीख है वो 1 है या 10 है या 28 है, तो मूलांक उसका 1 हुआ, उसका ड्राइवर नंबर 1 हुआ। लेकिन यदि उसका नाम की संख्या यदि 8 पे आ गई तो तरक्की नहीं कर पाएगा, उसको परेशानी होगी। और मैंने अपने कुंडली को लेकर के एग्जाम्पल दिया था कि जन्म की तारीख भी 4 थी और 4 स्ट्रगल का संख्या है और नाम भी 4 पे आ रहा था। तो ये समस्या देता है, तो उसको भी देखिए और इसको भी देखिए। जिंदगी निस्संदेह आपकी सरल हो जाएगी। जिंदगी में आपको अपॉर्चुनिटी मिलने लगेगा। मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है, चाहे कोई बहुत अच्छा लॉयर है या कोई अच्छा ज्योतिषी है, क्लाइंट ना आए तो उसका सारा शिक्षा बेकार है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको ठीक करनी पड़ेगी, तब जाके जिंदगी में उन्नति और तरक्की आपको मिलेगी। आइए बिना विलंब के चलते हैं। जन्म का तारीख है 26/11/2010 और जन्म का समय है 1 बजे 1 AM सुबह का और जन्म स्थान है अंबाला, हरियाणा। सिंह लग्न की कुंडली है, राशि मिथुन राशि है, योग शुक्ल योग है। देखिए, योग का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि शुक्ल योग में जन्म हो तो जातक जो है पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पाने वाला होता है। लेकिन शुक्ल योग में यदि जन्म हो तो ऐसे जातक के जन्म के बाद माता पिता में थोड़ा बहुत अनबन देखा जा सकता है, ऐसा शास्त्र सम्मत है। लेकिन ऐसा जातक जिंदगी में उन्नति जरूर करता है, उसको हर प्रकार से ऐशो आराम की प्राप्ति भी होती है। उसके बाद में चलते हैं सीधा लग्न की तरफ। तो सिंह लग्न है, लग्न का मान कितना है? तो लग्न का मान 22 डिग्री है। इसका मतलब कि लग्न की स्थिति जो है वो अच्छी है, लग्न जो है मजबूत स्थिति में है। और लग्नपति कौन बनते हैं? लग्नपति बनते हैं सूर्य। वो 9 डिग्री पर बैठे हैं। कहां? तो सम राशि में, यानी कि सम राशि में बैठे हैं, यानी कि मृतक अवस्था से जो है वो थोड़ा सा ऊपर है। मृतक अवस्था से थोड़ा सा ऊपर होकर बैठे, क्योंकि सम राशि है। यहाँ पे 26 से लेकर के 30 तक जो है ग्रह जो है वो मृतक अवस्था में रहते हैं। तो यहाँ पे जो है ग्रह की स्थिति जो है वो बहुत अच्छा भी नहीं कहूंगा, बहुत खराब नहीं, ठीक ठाक कहूंगा मैं। तो यहाँ पे वो 9 डिग्री पे बैठे हैं, यानी कि बहुत मजबूत तो मैं नहीं कहूंगा। तब भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ग्रहों का संपूर्ण बल जो है कितने में होता है? तो ग्रह यदि आपकी कुंडली में 13 से लेकर के और यदि 20-22 तक यदि बैठे हो, 23 तक बैठे हो, 24 तक, तब भी मैं इसको ठीक ठाक मानता हूं। तो लग्न का मान और लग्नपति का मान हमने देख लिया। अच्छा, लग्नपति बनते हैं कौन? सूर्य कुंडली के चतुर्थ भाव में आके बैठे हैं।
अब शास्त्र ये कहता है कि लग्न का स्वामी जिस भाव में बैठेगा उस भाव की वृद्धि करेगा। तो लग्न का स्वामी जब सुख भाव में बैठ गया तो सुखों की वृद्धि करना चाहिए, लेकिन ये बच्ची कहीं ना कहीं परेशान है। इस बच्ची कहीं ना कहीं परेशान है, इसको स्किन से संबंधित बहुत ज्यादा समस्या है और इसको नेत्रजन्य रोग भी है। इसको मैंने अभी तक मैंने छोटे समय में इसका 9 बार सर्जरी इसका हो चुका है, इसके आंखों का। तो ऐसा क्यों हुआ वो भी हम जानेंगे। तो लग्नपति बैठे तो बहुत अच्छे भाव में, मित्र राशि में बैठे हैं, अपने मित्र मंगल के साथ बैठे हैं। सूर्य राजा और मंगल जो है सेनापति तो बहुत अच्छे बैठे हैं। बुध भी जो है सूर्य के मित्र हैं, ये अच्छे बैठे हैं। लेकिन फिर इतनी समस्या क्यों हो गई। तो जब मैं षडबल में जाके जब ग्रहों का बल देखा तो मैं देखा कि सूर्य सबसे कमजोर है षडबल में। यहाँ पे सूर्य को बल प्राप्त नहीं हुआ है, यहाँ सूर्य जो है वो षडबल में कमजोर हो गए हैं। अब मैंने आपको बोला था कि आपको षडबल भी देखना चाहिए, सिर्फ ग्रह की स्थिति। मैं भी जब प्रथम दृष्टया जब सूर्य की स्थिति को देखा तो मेरे तो बहुत अच्छा है, फिर समस्या क्यों हो रही। फिर जब मैं जा करके षडबल में देखा तो सूर्य सबसे कमजोर होकर बैठे हैं, यानी सूर्य के पास पावर नहीं है। और भाव बल में जाकर देखा तो प्रथम भाव को यानी कि 1 नंबर हमारा शरीर है। प्रथम भाव से हम अपने शरीर का माने आपका शरीर कितना मजबूत रहेगा, कितना उसमें रोग से लड़ने की क्षमता होगी, कितना समाज में आप ऊंचाई हासिल करेंगे, ये आपको आपका लग्न बताएगा। तो लग्न का मान भी जो यहाँ पे है कितना है, सबसे कमजोर 12 एकदम लास्ट बिल्कुल लेके बैठा हुआ है। यानी कि लग्न और लग्नपति दोनों ही यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है भाव बल में और षडबल में कमजोर होकर बैठे हैं, नेगेटिव पॉइंट है। अब इन सूर्य पे जो है वो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ जाती है। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ जाती है। सिंह लगन के कुंडली में शनि जो है वो कारक नहीं है, वो कुंडली में षष्ठ भाव और सप्तम भाव के स्वामी है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है सप्तम भाव को भी हम मारक भाव मानते हैं और षष्ठ भाव रोग भाव है। अब लग्नपति तो ऐसे ही षडबल में कमजोर होकर बैठा है, उस पर शनि की दृष्टि पड़ गई। अब शनि रोग भाव के स्वामी है तो क्या देंगे, रोग देंगे। शनि जो है वो रोग देंगे सूर्य पर दृष्टि डाल करके। तो सूर्य की स्थिति यहां पे हमको कमजोर दिखाई दे रही है। उसके बाद में एक बार नवमांश कुंडली में सूर्य को देख लीजिए तो नवमांश कुंडली में सूर्य जो है कुंडली के 12वें भाव में जाकर बैठे हैं। वो भी कहीं ना कहीं 6, 8, 12 का सूर्य का दोष तो नहीं लगता, सूर्य को 6, 8, 12 का दोष नहीं लगता, लेकिन है तो 12वें भाव में, तो इतना अच्छा फिर भी मैं नहीं कहूंगा। तो सूर्य हमारा लग्नपति कमजोर हो गया। उसके बाद में जो है मैं इस कुंडली में जो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और जो कुंडली में 12वें भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, वो कहां बैठे हैं, तो कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि स्त्री की कुंडली है, लड़की की कुंडली है, तो सप्तम भाव में सूर्य यदि बृहस्पति बैठेंगे तो कारको भाव नाशाय का सूत्र लागू होता है। शुक्ल योग में यदि जन्म हो तो ये भी एक आता है कि ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा नहीं माना गया है, और यदि ऐसे कॉम्बिनेशन भी यदि मिल जाए तब तो और खराब। तो यहाँ पे ये भावनाश का काम करेंगे, क्योंकि शनि से तात्कालिक शत्रुता बना के बैठे हैं, तो ये भावनाश करेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के कुंडली मिला के विवाह करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बृहस्पति जो है 29 डिग्री पे बैठे हैं, अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, 29 डिग्री पे बैठे हैं, विषम राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो मृतक अवस्था में होकर बैठे हैं, तो उनके पास बलाबल बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि बृहस्पति यहाँ पे कमजोर है। नवमांश कुंडली में बृहस्पति जो है मिथुन राशि में भाग्य भाव में बैठे हैं, कारक भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छा है। बृहस्पति की वहां पे स्थिति बहुत अच्छी होकर बैठी है। षडबल में बृहस्पति के पास 5 अंक है, बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा। तो बृहस्पति कहीं ना कहीं यहाँ जो है वो सप्तम भाव को खराब करने का काम करेंगे, वैवाहिक जीवन में समस्या देंगे। अब इस कुंडली में सबसे योग कारक ग्रह एक और है, कौन, मंगल। वो कुंडली में चतुर्थ भाव और भाग्य भाव के स्वामी के कुंडली के चतुर्थ भाव में ही बैठे हैं। जाहिर सी बात है शनि की दृष्टि से दृष्ट होकर बैठे हैं। और मैंने हमेशा ये कहा है कि जब भी मंगल पे शनि की दृष्टि पड़ गई या शनि के नक्षत्र में मंगल बैठ गए जाकर के, तो क्या होगा, चोट, चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंट और सर्जरी, यानी कि शरीर से खून बहेगा। तो मैंने बताया कि बच्ची का 9 बार सर्जरी हो चुका है इसके आंखों का। और सूर्य जो है वो आंखों के कारक हैं, सूर्य जो है वो आंखों के कारक हैं। और सूर्य जो है रीढ़ की हड्डी के कारक हैं, सिर के कारक हैं, सिर में दर्द की समस्या, रीढ़ की हड्डी की समस्या। और सूर्य एक और समस्या देते हैं, सूर्य यदि पीड़ित हो जाए, मैंने अब पहले भी वीडियो में अपने बताया है, तो चर्म रोग भी देते हैं। उसके साथ साथ आपको 2-3 चीजें और देखनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो सूर्य जो है, क्योंकि अक्सर आप देखिएगा जब किसी को श्वेत दाग हो जाता है, विटिलिगो जब होता है, सफेद दाग, तो उसको कहा जाता है कि रविवार के दिन नमक मत खाओ और सूर्य देव की आराधना करो। तो सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित होते हैं तब भी चर्म रोग देते हैं। और बाकी
जो मैंने आपको बताया वो भी समस्या देते हैं। तो सूर्य यहाँ पे पीड़ित है और मंगल, यहाँ पे मंगल की चर्चा हो रही है तो मंगल पीड़ित है। मंगल पे शनि की दृष्टि है तो क्या करेंगे, सर्जरी करवाएंगे, एक्सीडेंट करवाएंगे, खून बहाएंगे, अपना काम तो करेंगे ही करेंगे। तो ये समस्या जो है वो जातिका के साथ लगी हुई है। मंगल यहाँ पे डिग्री वाइज देखा जाए तो 26 डिग्री पे बैठे हैं। 26 डिग्री पे बैठे हैं, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। ज्येष्ठा नक्षत्र में होकर बैठे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं शत्रु नक्षत्र में होकर बैठे हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में, तो अच्छा मैं नहीं कहूंगा। बुध इस कुंडली में जो है, बुध इस कुंडली में है दूसरे भाव का और लाभ भाव का स्वामी है। एक तरह से देखा जाए तो बहुत लगन के हिसाब से बहुत कारक तो नहीं है, लेकिन लग्नेश का मित्र है तो बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं करेगा। अब चूंकि सूर्य पे भी शनि की दृष्टि, मंगल पे शनि की दृष्टि और बुध पे भी जो है वो शनि की दृष्टि। मंगल कौन है? मंगल है खून, मंगल है हमारा रक्त, और मंगल पे भी शनि की दृष्टि का पड़ जाना कहीं ना कहीं मंगल को भी खराब करता है, और मंगल डिग्री वाइज भी बहुत अच्छा नहीं है। तो खून की जब समस्या होगी किसी व्यक्ति को, तभी तो जा करके, जैसे कि लोग कहते हैं कि खून साफ करने की दवा खाओ, क्योंकि खून जब तक साफ नहीं होगा तब तक चर्म रोग होते रहेंगे। तो बुध भी क्या है, तो बुध जो है, बुध क्या है, त्वचा का कारक है, नसों का कारक है बुध। तो बुध भी पीड़ित हो गया शनि की दृष्टि से। अब देखते रहिए एक एक चीज मैं आपको गिनाते जाता हूं। तो बुध भी कहीं ना कहीं शनि से पीड़ित होकर बैठा है। और सुंदरता का डिपार्टमेंट किसके पास है? शुक्र के पास है। शुक्र भी कहीं ना कहीं त्वचा पे अपना अधिकार रखते हैं बुध के साथ साथ। तो शुक्र आपको यहाँ पे स्वराशिगत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये शनि और मंगल और सूर्य ने मिल करके और शुक्र को पाप कर्तरी दोष में डाल दिया है। और चलित चक्र में, भाव निर्णायक चक्र में, ये शुक्र जाकर के कुंडली में दूसरे भाव का यानी कि अपने नीच राशि का फल दे रहे हैं। तो शुक्र भी पीड़ित हो गए। अब देखिए, बुध भी पीड़ित हो कुंडली में, शुक्र भी कुंडली में पीड़ित हो और सूर्य भी कुंडली में पीड़ित हो, तो चर्म रोग की समस्याएं ज्यादा देता है। चर्म रोग की समस्या जातक को ज्यादा होती है। उपायों पर चर्चा हम अंत में करेंगे। तो जातिका को बहुत ज्यादा स्किन प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा इसका त्वचा जो है एक अजीब सा चमड़ा छोड़ने लगता है और बिल्कुल बच्ची बहुत परेशान है। तो कई सारे लोगों ने इस कुंडली को देखा और अपना राय दिया। मैं भी अपना राय दिया कि क्या करना चाहिए। तो ये समस्या जातिका को बनी हुई है। अब यहाँ पे जो है इनका जन्म जो है वो किसकी दशा में, तो इनका जो चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा है, तो बृहस्पति की महादशा में जातिका का जन्म हुआ। तो जातिका का जन्म तो अच्छी दशा में हुआ, लेकिन जब वो 2000, क्योंकि 2010 का जन्म है, जब 2014 इनको आया, क्योंकि याद रखिएगा लग्नपति तो पीड़ित तब भी था जब जन्म हुआ तब भी, तो कहीं ना कहीं स्किन की समस्या बढ़ गई और इनको अभी 13/10/2021 से लेकर के 13/12/2024 तक जो है वो शुक्र में, शनि में शुक्र का अंतर चल रहा है। ये अच्छा नहीं है, ये त्वचा जन रोग को और बढ़ाने वाला है। और इसके बाद 1 जनवरी 2025 से शनि में सूर्य का अंतर चलेगा, जो बहुत ही खराब होगा, जो अच्छा नहीं रहेगा आने वाला जो इनका समय है। क्यों? क्योंकि सूर्य सबसे कमजोर षटबल में शनि से दृष्ट होकर बैठा है। वो समय जो है स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान करेगा। कुंडली के चौथे भाव में सूर्य और मंगल जैसे पाप ग्रह का बैठना, क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, और शनि की दृष्टि का आना हृदय जन्य रोग भी जातिका को दे सकता है, या सीने में, फेफड़े में जो है समस्या, निमोनिया की समस्या भी जातिका को दे सकता है। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा है और पीड़ित है। और चौथे भाव का कारक कौन होता है? तो चौथे भाव का कारक होते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा कहां बैठे हैं? तो कुंडली के 11th हाउस में 12वें घर के स्वामी होकर केतु के साथ बैठे हैं। केतु की डिग्री कितनी है? 10 डिग्री, और चंद्रमा की डिग्री कितनी है? 29 डिग्री है। और दोनों का चलित चक्र में स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि ये ग्रहण दोष का निर्माण दोनों कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शीत जन्य रोग हो जाना, कहीं ना कहीं स्त्री की कुंडली है तो मैं आपको बताया हूं कि सीने में गांठ बन जाना, उसके बाद में कहीं ना कहीं जो है यूरेटर में जो है सिस्ट की समस्या हो जाना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम, थायराइड की समस्या, ये जब चंद्रमा केतु से पीड़ित हो तो कहीं ना कहीं होता है। हालांकि 11th हाउस में सारे ग्रह अच्छा फल देते हैं, लेकिन फिर भी षष्ठम भाव से षष्ठम भाव होने की वजह से सामान्य जो है रोग का भाव ये भी है, उसको भी हमको नहीं भूलना चाहिए। तो चंद्रमा भी पीड़ित है। अब सूर्य क्या है? आत्मा, और चंद्रमा क्या है? मन, यानी कि आत्मा और मन दोनों पीड़ित है। और काफी दिन से इस बच्ची का स्कूल भी छूट रहा है, पढ़ाई में विघ्न बाधा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है। जिसका चंद्रमा पीड़ित होता है उसका मन बड़ा चंचल होता है। चंद्रमा इनके जो है बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हैं, ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5
बृहस्पति और चंद्रमा का नवम पंचम का संबंध है, तो गजकेसरी योग का निर्माण भी हो रहा है, तो क्या उसका फल नहीं मिलेगा? मिलेगा, उसका भी फल मिलेगा। कोई भी योग या दुर्योग हो, वो कभी अपना फल देने में चूकता नहीं है। अभी जातिका जो है बहुत परेशान है इन चीजों को लेकर के, तो परेशानी तो होगी। अब मंगल और बुध का एक साथ बैठना भी कहीं ना कहीं जो है वो परेशानी देगा, वो भी चर्म रोग की समस्या देगा। और यदि हीमोग्लोबिन टेस्ट कराएंगे तो हीमोग्लोबिन भी कहीं ना कहीं बच्ची का जो है एचबी वो कमजोर होगा। यहां भी नवांश कुंडली में भी देखिए बुध जो है नीच राशि में बैठा हुआ है, क्योंकि बुध ही मेन त्वचा का कारक है, भूलिएगा मत। बुध यहाँ जो है नीच राशि में बैठा है, मंगल के साथ बैठा है, और इसका नीचत्व जो है वो कहीं से भंग मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो बुध का उपाय भी यहाँ पे करना नितांत आवश्यक है यदि चर्म रोग से आपको मुक्ति चाहिए तो। बुध की स्थिति अच्छी नहीं है। शुक्र का मैंने आपको बता दिया, शुक्र जो है कुंडली के दूसरे भाव बैठे हैं, वृश्चिक राशि में बैठे हैं, मंगल की राशि में बैठे हैं, वो भी बहुत अच्छे। हालांकि दूसरे भाव में शुक्र जो है कालपुरुष की कुंडली में वृषभ राशि आती है, तो दूसरे भाव में शुक्र जो बैठते हैं तो कारक होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस राशि में बैठे हैं उस राशिपति के साथ तात्कालिक मित्रता भी तो होनी चाहिए। तो यहां से जोड़ेंगे तो 1 2 3 मित्रता नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं परेशानी देने वाले हैं। और शनि जो है वो राहु के साथ बैठे हैं। स्थितियां बहुत अच्छी नवांश कुंडली की भी मैं नहीं कहूंगा, बस चंद्रमा और जो बृहस्पति का योग बन रहा है, जो गजकेसरी योग, ये कहीं ना कहीं अच्छा है। तो जातिका को मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया कि शुक्ल योग में जन्म है। जब भगवान इस पृथ्वी पे हमको भेजते हैं तो कुंडली उसी हिसाब से सेट करके भेजते हैं, जिस प्रकार से आपके ग्रह होंगे, जिस योग में आपका जन्म होगा, वैसे आपको फल मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं अपने आप में बड़े मायने रखता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे कुछ याद आ गया, मैं आपको बता दूं एक सूत्र कि जो सिकंदर था उसका योग जब इंद्र योग में जन्म हुआ था, उसका इंद्र योग में जन्म हुआ था, तुला लग्न था, तो तुला लग्न हो और यदि इंद्र योग में जन्म हुआ आपका, तो ऐसा जातक जिंदगी में बहुत प्रतिष्ठा और मान सम्मान कमाने वाला होता है। लेकिन ऐसे जातक की आयु बहुत कम होती है, और आप देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुंडली को भी देखना पड़ेगा, कुंडली में यदि अल्प आयु का योग है तब, नहीं तो ऐसे व्यक्ति का आयु कम होता है और कम आयु में वो बहुत ज्यादा मान सम्मान कमाने वाले होते हैं। ये योग का फल है कि किस योग में आपका जन्म हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बुध यहाँ पे डिग्री वाइज कितने डिग्री बैठे हैं, 29 डिग्री पे बैठे हैं, यानी लगभग ग्रह जो है 29 डिग्री पे बुध, 29 डिग्री पे बृहस्पति, 4 डिग्री पे शनि, 4 डिग्री पे शुक्र, 20 डिग्री पे शनि। तो इन नक्षत्रों जो मेन जो ग्रह है उनका कहीं ना कहीं डिग्री बहुत ज्यादा होकर बैठा है और कहीं ना कहीं पीड़ित होकर बैठे हैं। सूर्य जो है इनके अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं, तो सूर्य का अनुराधा यानी कि शनि के नक्षत्र में बैठना, शनि से दृष्ट होकर बैठना, सडबल में कमजोर हो जाना, जातिका के शरीर का जो इफिशियंसी है, जो क्षमता है, उसको कम करने के लिए काफी है। और ये परेशानी जातिका बहुत ज्यादा है। तो मंगल भी अपने भाव में बैठते हुए बहुत ज्यादा फल देने वाले नहीं रह गए। क्यों? क्योंकि मंगल भी कहीं ना कहीं पीड़ित होकर बैठे हैं। अब ये सारी चीजें देखने के बाद में जब इनके महादशा पे मैं आया तो इनको मैं बताया कि शनि की दशा चल रही है और शनि रोगेश हैं, तो रोग देंगे। तो शनि ने क्या किया, सूर्य को देखा, और जब भी शनि सूर्य को देखेंगे तो जातक को या जातिका को समाज में मान प्रतिष्ठा, मान सम्मान लेने में समस्या आएगी। जो आप काम नहीं करेंगे उसमें भी आपका, आप देखिए अपनी कुंडली को उठा के, यदि आपके सूर्य पे शनि की दृष्टि है तो बिना मतलब आपके ऊपर ब्लेम लगते रहेगा। आप नौकरी करेंगे, आपके पीछे षड्यंत्र चलता रहेगा, हमेशा आपकी टांग खींचने की कोशिश चलती रहेगी, आपके उच्च अधिकारी से आपका तालमेल नहीं बैठेगा, आपके बॉस से जो है आपका मतभेद रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे बैठ के देंगे। और जब शनि की दृष्टि बुध पे पड़ेगी तो क्या होगा, मंगल पे तो मैंने बता दिया कि खून बहेगा, और बुध पे पड़े तो त्वचाजन्य रोग होगा। उसके बाद में ऐसे आप बहुत बोल लेंगे, लेकिन जब बोलने की बारी आएगी, किसी को जवाब देने की बारी आएगी, तो आपका जुबान बंद हो जाएगा, आप उसको जवाब नहीं दे पाएंगे, और बाद में आपको लगेगा कि उसको ये जवाब देता तो ज्यादा अच्छा था। तो ग्रह की स्थितियां बहुत अनुकूल में नहीं देख रहा हूं। और यदि मैं देखूं तो 26 तारीख का जन्म है, यानी कि 6 और 2 8, यानी कि ये भी शनि का हो गया, मूलांक भी इनका 8 हो गया। अब इनका नाम यदि इनके डेट ऑफ बर्थ के साथ में यदि उचित तालमेल तारतम्य नहीं बैठाता है तो समस्या और ज्यादा होती है इसमें। तो इसीलिए उसको भी देखना है और इसको भी देखना है, हमको दोनों को देखना है। सेकंड, यहाँ पे चंद्रमा जो है सडबल में सबसे कमजोर होकर बैठे हैं, पहले सूर्य फिर चंद्रमा, उसके बाद में बृहस्पति, और शनि जो इस कुंडली में अकारक है, शुक्र जो इस कुंडली में अकारक है, उनके पास सडबल में बहुत ज्यादा बल है। तो ये अकारक ग्रहों का सडबल में ज्यादा हो जाना जन्म कुंडली में, ये भी बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे बलाबल किसको चाहिए, यहाँ बलाबल चाहिए सूर्य को, बृहस्पति को और मंगल को। और वो बृहस्पति 5 लेके बैठा है, सूर्य सबसे कमजोर और मंगल थोड़े से ठीक है,
मंगल थोड़े से ठीक है, वो 3 अंश लेके बैठे हुए हैं। अब ये तो हो गई समस्या। देखिए, हर भाव में ग्रह बैठे हैं, उनकी संपूर्ण विवेचना, ऐसा होगा वैसा होगा। देखिए, जब आप पढ़ते हैं, जब आपकी जब पढ़ाई होती है, जब एक डॉक्टर डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, तो उस समय क्या होता है, उस समय उस चीजों को बड़ी डीपली डीपली पढ़ते जाता है। लेकिन जब कोई केस आता है ना, तो पार्टिकुलर उस केस पे फोकस करता है कि कहाँ समस्या है और चट से पकड़ लेता है। तो ज्योतिषी को भी ऐसा होना चाहिए। हर भाव में ग्रहों की विवेचना करना आवश्यक नहीं है। एक नजर पढ़ते ही पता चलना चाहिए कि जातिका या जातक मेरे पास किस लिए आया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये कुंडली देख के पता चल जाता है। और उसको उसी चीज का उस समय उपाय दीजिए। 75 उपाय उसको मत दीजिए। जो उसका मेन जो फोकस है, जो मेन समस्या को लेके वो व्यक्ति आया है, उसको उसका उपाय दीजिए, उसको फायदा होगा। आप लगेंगे पूरे ये है वो है, तो फिर ऐसा नहीं करिए, क्योंकि जो मेन है उस पर फोकस कीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे उपाय क्या कर सकते हैं, अब रेमेडी पे आइए। तो सबसे पहले इनको मैंने कहा कि भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे में रोली और अक्षत डाल करके जल दीजिए सुबह प्रातः काल। और जो है, जो रोली जो लोटे में लग जाता है, उसको माथे और अपने कंठ पे लगाइए। समाज में प्रतिष्ठा मिलेगा, सूर्य भगवान की कृपा भी मिलेगी। तांबे के गिलास में पानी पीजिए, ताकि आपका सूर्य और मंगल दोनों मजबूत हो जाएगा तांबा का उपयोग करने से, क्योंकि दोनों की धातु तांबा है। और मैंने कहा कि हाथ में एक तांबे का कड़ा भी आप पहन सकते हैं। साथ ही साथ जो है, एक सूर्य का रत्न आता है माणिक्य, वो भी आप जो बनवा करके कम से कम 6 कैरेट का, और जो है बच्ची को आप दाहिने हाथ के रिंग फिंगर में पहनाइए। इससे जो है लाभ होगा, या गले में लॉकेट में भी पहना सकते हैं, उससे भी फायदा होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोज या तो रविवार के दिन हिंदी में ही सही बच्ची से करवाइए। नहीं कर पाती है, किसी ब्राह्मण को बैठा करके जो है, और कम से कम 1100 पाठ करवाइए आदित्य हृदय स्तोत्र का। तो इससे सूर्य का जो है बलाबल जिंदगी में मिलना शुरू हो जाएगा। फिर मैंने इनको दूसरा उपाय ये कहा कि प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान अष्टकम का पाठ कीजिए, बाल समय रवि भक्ष लियो, इसका पाठ कीजिए। हनुमान मंदिर में जाइए, और शनिवार को और मंगलवार को हनुमान जी को दूर से ही सही, क्योंकि बच्ची है, स्त्री है, तो स्पर्श नहीं करना है, तो दूर से सही फूल उनको चढ़ाइए, उनको प्रणाम कीजिए। इससे आपके मंगल अच्छे हो जाएंगे। ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप कीजिए, और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप कीजिए। इन दोनों मंत्रों का जाप कीजिए। कितना, 108 बार या 28 बार, तो मंगल आपके मजबूत हो जाएंगे। इसके बाद मैंने इनको ये कहा कि चंद्रमा आपकी बच्ची का पीड़ित है, इनके माता पिता को मैंने कहा कि प्रत्येक दिन जाकर के और शिवलिंग पे 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र चढ़ाइए, और प्रत्येक सोमवार को कच्चे दूध में काला तिल मिला के शिव जी पे अर्पित कीजिए। इससे आपका क्या होगा, इससे आपका जो है चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। और नित्य जो है प्रत्येक पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना चाहिए कि चंद्रमा को रात्रि में कच्चे दूध का अर्घ प्रदान करना चाहिए, और चंद्रमा की रोशनी में थोड़ा बैठना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जो है 108 बार संध्या काल में या 28 बार जो है जाप करना चाहिए। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कीजिए, चंद्रमा आपका अच्छा हो जाएगा। तो फिलहाल यदि ये इतना उपाय करते हैं तो इनको फायदा होगा। साथ ही साथ मैंने इनको एक मंगल का रत्न जो है मूंगा भी मैंने एडवाइस किया हुआ है कि मूंगा जो है, मूंगा भी पहनिए। और बुध तो की त्वचा का कारक है, तो साबुत मूंग आता है, हरी वाली मूंग, उसको 2 मुट्ठी पानी में फुला करके और डेली सवेरे चिड़ियों को डालिए। भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कीजिए, और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप कीजिए। आपका बुध इससे अच्छा हो जाएगा। साथ ही बुध को ठीक करने के लिए प्रत्येक बुधवार को बड़ी वाली जो इलायची आती है उसको पानी में उबाल करके, ठंडा करके, और बाल्टी में डालकर स्नान कीजिए, तब भी आपका बुध जो है अच्छा हो जाएगा। तो इन छोटे छोटे उपायों से जो है आप अपने ग्रहों का लाभ ले सकते हैं और जिंदगी में उन्नति तरक्की कर सकते हैं। अपनी समस्याओं से आपको छुटकारा भी मिल जाएगा। तो यकीन है कि आज का जो विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। यदि आया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और यदि आप भी व्यक्तिगत अपने कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, चाहे YouTube के माध्यम से और चाहे ऐसे भी वैदिक ज्योतिष और अंक ज्योतिष दोनों के हिसाब से, तो आप मुझसे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। मैं आपके कुंडली का अध्ययन करूंगा। तो आपका दिन मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।